जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल कैप्टन एकेडमी उरई स्टडी विथ एस राठौर सर। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अग्रता परीक्षा 16 अक्टूबर 2022 का द्वितीय पाली की उत्तर कुंजी लेकर आया हूं। जो विद्यार्थी इस परीक्षा को दिए हैं अपने उत्तर की जांच करें और विश्लेषण करें कि किस प्रकार की वर्तमान तैयारी करने की ज़रूरत है जिसमें हम क्वेश्चनों को आसानी से कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं। ये प्रश्न पुस्तिका नंबर 01 है, द्वितीय पाली की है, सेकंड मीटिंग में। देखते हैं। देखिए, इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग रहती है। चलिए आगे चलते हैं। पहला देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से इसमें सबसे पहले रेखा ग्राफ को रख दिया गया है। ठीक है, तो रेखा ग्राफ को रखने के लिए इसमें देखो, ये आपको बताए भी गए हैं, जो क्लास में अटेंड करते हैं उनके लिए पढ़ाया भी गया है, सब चीज़ें वही हैं आपको। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है, हम आपको आंसर ही बताएंगे, बाकी आप लोग इसको आंसर को मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 और 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आयात कितना था, तो इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का जो रहेगा कितना, 450 करोड़। कितना आयात था, 450 करोड़। आंसर आपका बी वाला सही होगा, 450 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कहता है, किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपात रहे हैं। तो कंपनी का जो आयात और निर्यात है उसका अल्पतम अनुपात जो है कौन सी साल रही है, तो 2003 में है। ऊपर देखना आप लोग ग्राफ में, तो आंसर 2003 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। तो कितने वर्षों में था दोस्तों, इसका आंसर आएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष में जो है आयात निर्यात से अधिक था, आंसर आपका 4 वर्ष आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 2003 से 2007 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो इसमें आपका वृद्धि निकालेंगे तो उसमें दिया नहीं गया, इसलिए डाटा अपर्याप्त है, तो आपका इसका बनेगा डाटा अपर्याप्त है, वी वाला आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यदि 2005 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी से निर्यात था। 2002 में कंपनी का निर्यात पूछा गया है, तो इसमें कंपनी का निर्यात था 325 करोड़। आप निकालोगे आंसर आएगा ये 325 करोड़। ठीक है, ध्यान रखना, आंसर 5 का 325 करोड़। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। देखिए, बीच बीच में इसको मिक्स करके पेश किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया इतिहास का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो दोस्तों, इतिहास में 2 जगह, एक प्राचीन इतिहास में, एक मध्यकालीन इतिहास में नवरत्न रहते थे। प्राचीन इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य इन्हीं की उपाधि थी, तो इनके दरबार में क्या रहते थे, नवरत्न रहते थे। और मध्यकालीन भारत में अकबर के दरबार में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, देखो किस प्रकार से क्वेश्चन बना है। आपको जो 15 तारीख को परीक्षा हुई पैट की, उसकी सेकंड पाली में क्वेश्चन आया था कि हरिशरण किसके दरबार में रहते थे, तो वहाँ समुद्रगुप्त था, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आ गया है। ठीक है, तो लगभग सेम वैसी पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है। तो सबसे कम अवधि तक जो है खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया है। आपको पता है कि सबसे पहले गुलाम वंश आता है। गुलाम वंश जो आता है 1206 से लेके 1290 तक शासन करता है। इसके बाद फिर आता है खिलजी वंश, और खिलजी वंश जो आता है 1290 से 1320 तक, अर्थात 30 साल ही शासन करता है। इसके बाद सबसे अधिक जो शासन करता है वो तुगलक वंश है। ठीक है, तो तुगलक वंश सबसे ज़्यादा शासन करता है, ध्यान रखना। इसमें आंसर सी हो जाएगा, खिलजी वंश, सबसे कम खिलजी वंश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। देखिए, जो अवध को है किस कारण पे, हड़प नीति के माध्यम से, तो इसमें आंसर बनेगा। ठीक है, तो डलहौजी ने, इसकी नीति थी कौन सी, हड़प नीति, डॉक्ट्रेट ऑफ लिव्स, ये वाला आंसर सही रहेगा।
8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का ए होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये विद्यार्थी ने किसी ने गलत किया है, इसमें सहायक जो सहायक संधि के लिए डलहौजी फेमस नहीं था, ये आपका दूसरा शासक था। ठीक है, तो इसमें आंसर रहेगा आपका हड़प नीति के माध्यम से डलहौजी ने क्या किया था, अवध को मिलाया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 9वां है, हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा का बंदरगाह, सी आंसर सही है लोथल। ठीक है, सी आंसर सही है लोथल, हड़प्पा संस्कृति का बंदरगाह है। नेक्स्ट है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है। तो जैन धर्म में जो है आपके आचार सूत्र दिए गए हैं, सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह। उनमें से कौन सा दिया है इसमें, अहिंसा। तो अहिंसा आपका ये आपका सही है, बी वाला, 10 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च इतने में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो खिलाफत समिति का जो गठन हुआ कब हुआ, 1919 ईस्वी में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था खलीफाओं के लिए। ठीक है, तो 1919 आंसर सी वाला सही है, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश था उसके साथ में अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश, कुल मिला के 7 जो थे 1935 अधिनियम के तहत नियुक्त किए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, देखो भारत शासन अधिनियम इसमें भी आया, कल सेकंड शिफ्ट में भी आया था, यही आंसर इसमें क्वेश्चन आया था। 1935 के अधिनियम से म्यांमार को अलग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले मेरठ में की गई थी सिपाहियों के द्वारा। इन्हीं का एक तत्कालिक कारण था चर्बीयुक्त कारतूस। ठीक है, तो सी आंसर सही है, सिपाहियों द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो किस आंदोलन द्वारा, तो ये आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी अपनाओ आंदोलन जो था उसी के द्वारा इस कलर का तिरंगा झंडा बनाया गया था, स्वदेशी आंदोलन द्वारा। आंसर डी होगा। ठीक है, आंसर कौन सा होगा, डी होगा, 14 का आंसर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं। तो उत्तरी मैदान में जो चलती है ग्रीष्म गर्मियों में उसको लू बोलते हैं या लपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लू या लपट। ठीक है, आप सबको पता है गर्मियों में हमारे यहाँ चलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारत की मानक या मानोत्तर रेखा है। देखिए ये पहले भी पूछी जा चुकी, इससे क्वेश्चन जो 15 तारीख में फर्स्ट मीटिंग में पूछा गया था कि भारत की समय रेखा जो है ग्रीनविच समय से कितने आगे चलती है, 5.5 घंटे, और वो 5.5 घंटे वैसे कितनी होती है, 82 सही 1/2, और इसको जब बनाओगे तो 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर को ही बोलेंगे। आंसर आपका सी वाला बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो कितना होगा, सी वाला इसका आंसर होगा, 82 डिग्री और 30 पूर्वी देशांतर। ठीक है, सी आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो क्या था, क्रिप्स मिशन आया था, उसके खिलाफ ही क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर कौन सा होगा, ए वाला होगा। ठीक है, क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो अरावली पर्वतमाला जो है आपको पता है कि दिल्ली से लेकर के और वहाँ पंजाब होते हुए कहाँ तक है, राजस्थान तक फैली हुई है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा सबसे ऊंची पर्वतमाला इसकी कौन सी है, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर है, ये आपका आंसर डी होगा। दक्षिण की सबसे ऊंची पूछी जाती तो अन्नाईमुडी थी, ये आपको वैसे आंसर लगाना था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, नई आर्थिक नीति को सामान्यता विकास के मॉडल के रूप में माना जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एलपीजी। जो एलपीडी मॉडल आया था नई आर्थिक नीति का, एलपीजी मॉडल आया था कब, 1991 में। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम मनमोहन सिंह जी द्वारा लाया गया था। मनमोहन सिंह जी उस समय क्या थे, अर्थशास्त्री थे, और इसको एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अर्थात उदारीकरण, भूमध्रीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें आंसर आपका क्या होगा, डी वाला, 19 का डी होगा, एलपीजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम
प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में। देखिए ये इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है। इसमें एक आ गया कि सरकारी कंपनी कब मानी जाएगी, जिसकी जो अर्थात अथॉरिटी कितने % भारत सरकार के पास या सरकार के पास हो। तो इसमें आपकी बात करते हैं 51% हिस्सेदारी किसकी होगी, सरकार की। तो कैसी होगी, सरकारी कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, तो आंसर सी होगा 51%, 51%। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैनीशरणम तीर्थ स्थान अवस्थित है। ठीक है, तो देखिए नैनीशरणम जो है तीर्थ स्थान कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है। ठीक है, सीतापुर में क्या है, नैनीशरणम है, ध्यान रखना है, सीतापुर। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। भारत की चोटी की बात करें तो कौन सा है, इसको आपको ध्यान रखना है, कंचनजंगा। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो K2 नहीं था, नहीं तो ये भी हो जाता K2। ठीक है, तो इसी का नाम है। अब यहाँ पर सबसे ऊंचा कौन सी चोटी है भारतीय, तो कंचनजंगा, ध्यान रखना कंचनजंगा। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। तो किस समस्या के द्वारा, जो 1991 की आर्थिक नीति, तो उसी से 2 क्वेश्चन बन गए हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। तो इसमें आपके विदेशी मुद्रा भंडारण संकट, भारतीय रुपयों का मूल्यह्रास और आर्थिक नीति, इन सभी को दिया गया था। आंसर बी होगा, ये सभी, उपर्युक्त सभी, आंसर बी सही है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो हॉलमार्क जो होता है ये आपकी किसके लिए लगाया जाता है, जेवर में। ठीक है, तो ध्यान रखना जेवर जो होती है उसमें हॉलमार्क प्रक्रिया लगाई जाती है, अभी लागू की सरकार ने। ठीक है, हॉलमार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। देखो कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को कौन वित्त पोषित करता है, तो नाबार्ड करता है। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा यही करती है कृषि के लिए, नाबार्ड। ठीक है, ध्यान रखना, नाबार्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य किसमें है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है, आंसर सी बनेगा। ठीक है, आंसर सी भाग 4 का, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। तो अनुच्छेद 343 जो है इसमें संघ की राजभाषा की बात करते हैं। क्या है इसमें, संघ की राजभाषा, अर्थात बी वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। ठीक है, तो धन विधेयक जो है किसमें है, आपका वित्त, ये आपका धन विधेयक है, आर्टिकल 110 में है, अनुच्छेद 110 में है, क्या, धन विधेयक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। क्या, राज्य के नीति निर्देशक वे आदर्श हैं जो राज्य को ध्यान में रखना चाहिए, ये आपका है राज्य के नीति निर्देशक, तो आंसर ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, ध्यान रखना आपको दोस्तों, क्योंकि जो ग्रीन हाउसेस गैसें हैं वो 6 बताई गई हैं, उनमें से ये आपकी ऑर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। NO2 होती है, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बाकी तीनों क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। क्या, ऑर्गन ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, तो आंसर आपका क्या होगा, बी। नेक्स्ट है, वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। तो वाशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं वाशिंग सोडा। ठीक है, ये आपका धोने वाला सोडा भी कहते हैं इसको, कपड़ों का सोडा भी कहते हैं, ध्यान रखना, सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 है ना, वो फॉर्मूला भी आपको याद होगा। तो ध्यान रखना, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश होता है वो कितने साल में रिटायर्ड होता है, 65 ईयर। आपको पता है अभी बढ़ाया गया था, 62 थे अन्य की, उसके 65 भी है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 साल में नियुक्त होता है। ठीक है, आंसर आपका क्या है, 65 साल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए कहाँ है, यहाँ थे अपन। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है। ध्यान रखना, बिबिग्योर, शब्द याद होगा बिबिग्योर, इसमें आपका सफ़ेद नहीं आता है, अर्थात जो है सफ़ेद नहीं आता, वाइट इसमें नहीं आता है, बाकी सभी आते हैं। ठीक है, वायलेट आता है। ठीक, नेक्स्ट है, तो इसमें सफ़ेद आंसर होगा 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आता है 34 में, देखिए मैथ का क्वेश्चन है,
और ये कल भी आया था मीटिंग में, कल की सेकंड मीटिंग में सेम क्वेश्चन था लगभग, डिजिट चेंज है। इसमें क्या करना था, इनको आप जोड़ोगे तो आपका यहाँ पर आंसर बन के आएगा, कितना आ रहा है, जब जोड़ोगे तो 1.517। ठीक है, इसका आप निकालोगे तो आंसर डी बनेगा 1.517। डी वाला आंसर सही है, 1.517, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां। इसमें कहा गया किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 है तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की है। आप इसका अनुपात बनाओगे तो ये रेशियो बनेगा 2:3, अर्थात 5 से लगाओगे दोनों को, 3 दूनी 6, 3 से काट 5 या 15, 3 दूनी 6 बन जाएगा। इसका आंसर बी बनेगा, कितना आएगा 60। इसमें आएगा, हाँ ये आपका आएगा 60,000 रुपये। कितना आएगा 60,000 रुपये, अर्थात बी वाला आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या लगाना है। तो आपको वैसे ही रखना है, एक संख्या x मान के रख लो, चाहे क्रम बनाते जाओ। ठीक है, क्रमिक संख्याएं एक एक जोड़ते चले जाओ और लास्ट वाली संख्या निकालनी सबसे बड़ी। तो इसका आंसर आएगा कितना 23, आंसर आएगा 23, डी वाला सही है। ठीक, 23 आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगला है, ओजोन हॉल किससे संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें क्या पूछा गया, ओजोन हॉल क्या है। क्षोभ मंडल में ओजोन परत में वृद्धि से, इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत में घनत्व में वृद्धि से, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। तो आंसर डी वाला सही है, अर्थात 37 का आंसर डी है, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी, डी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना, पोषक तत्व कहाँ से, एलिमेंट लेते हैं मिट्टी से, अर्थात सॉइल से। आंसर आएगा ए वाला, 38 का ए। नेक्स्ट है परेश का जो धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो धरा धन ईस। ठीक है, क्या आएगा आंसर, डी वाला बनेगा ये, धराधन ईस, धरेश, ये आपका आएगा धराधन ईस। ध्यान रखना, डी वाला आंसर। नेक्स्ट है समश्रुत शब्द अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। देखो, अली मतलब होता है भौरा, अली मतलब होती सखी। तो आंसर बनेगा ए, भौरा और सखी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का ए हो गया। नेक्स्ट है नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो नागर का पर्यायवाची शब्द नगर होता है, सी आंसर होगा, नागर का नगर। नेक्स्ट है सन्यासी का विलोम शब्द क्या है। तो इसका होता है ग्रस्त, सन्यासी का ग्रस्त, आंसर डी होगा। ठीक है, आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट है 43, कोलू का बैल होना। ठीक है, तो कोलू का बैल होने का मतलब होगा इसमें बुरी तरह काम में लगे रहना। तो आंसर सी वाला सही होगा, करेक्ट होगा सी, 43 का आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सरल करना है, इसको सिंपल करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी और बी स्क्वायर है, वही का आप तोड़ोगे तो इसमें आपका आंसर निकलेगा। इसमें निकालोगे आप, कितना आएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 4। ठीक है, कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 4, सी वाला सही है, आंसर 4 बनेगा। ठीक है, सी सही है। ठीक है, सी वाला सही है, 4 आएगा इसमें। ठीक, 44 का 4 आया आंसर। नेक्स्ट 45, इसमें आप निकालोगे तो इसका जो निकलेगा कितना, इसको ही देखो, सेम ही क्वेश्चन कल भी ऐसी सेकंड मीटिंग में आया था। इसमें निकालोगे तो 2 + √5, आंसर क्या आएगा, सी वाला आएगा, 2 + √5, सी वाला आंसर सही आएगा 45 का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए पैरा दिया गया है, इंग्लिश का है, इसको आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, रीड द पैसेज ऑफ कैरीफुली एंड द आंसर द करस्पेंडिंग क्वेश्चन। कहाँ से, 46 से 47 दो क्वेश्चन आए हैं, पैरा पढ़ोगे और पैरा के अकॉर्डिंग इसमें क्या देना है, आपको आंसर देना। पूरा पैरा पढ़ना अच्छे से और इसके बाद आंसर देना है। आंसर ये पूछे गए हैं, जॉयज मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज, किस लिए भेज रही थी ये पब्लिक स्कूल, बिकॉज। तो इसमें बताया था जॉइन, जो आपका है जॉइन वर्डगेट। ठीक है, इसमें आपका आएगा ये वाला आएगा आपका, जॉइन वर्डगेट द कंपनी ऑफ बैड फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें आपका बी वाला है। ठीक, क्या है, बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है,
वेयर डिड जॉय मीट चेयरमैन। ठीक है, इसमें आपका 47 का आंसर क्या आएगा, 40 कहाँ गया, तो मार्केट गया। ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा, बी वाला आएगा, मार्केट, बी, 47 का बी। नेक्स्ट है 48, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स रैंडम। ठीक है, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, रैंडम का जो है आपका सिनोनिम्स होता क्या है, एक्सीडेंटल। ठीक है, तो ये कैसा होता है, एक्सीडेंटल, डी वाला सही होगा, एक्सीडेंटल। नेक्स्ट है 49, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है। थोड़ा सा लेंदी सा लग रहा होगा आपको, क्योंकि नॉर्मल ये नहीं पूछता है, फिर भी पूछा गया है, तो इसका आंसर जो बनेगा आपका क्या होगा, ससुर की बहन। ठीक है, इसमें आंसर क्या आएगा, ससुर की बहन आएगा, सी वाला सही आएगा, सिस्टर ऑफ द फादर्स इन लॉ। ठीक है, सी वाला आंसर सही आएगा, ध्यान रखना इसमें सी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, दिए गए विकल्पों में से असंगत चयन कीजिए। इसमें जो है असंगत का चयन करना था। ठीक है, तो इसमें आपने क्या निकाला होगा, असंगत, हाँ इसमें से निकालना है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें आपने निकाला होगा कि जो 30 है, 25 या इन सब के देखना है, इसमें निकल रहा है 4125। ठीक है, डी वाला इसमें निकलेगा, जब आप निकालोगे तो ये डी वाला सही होगा, 4125। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, 8:20, 20 बजे एक घड़ी के घंटे की सुई और 1 मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कोण निकालना था, वेरी सिंपल था, आपने निकाला होगा, और इसका कोण कितना आएगा, 51 का क्वेश्चन आएगा 130। ठीक है, इसमें कितना आएगा, 130, ये वाला सही होगा, 130 आएगा आंसर। ठीक है, 130 डिग्री, ठीक, कोण आएगा 130 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, इसमें कहा गया चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। ठीक है, तो इंग्लिश का है, एंटोनिम्स पूछा गया है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स में इसमें पूछा गया है, तो क्या पूछ रहा है वो, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का क्या आ जाता है, ओगली। ठीक है, इसमें आपका आंसर आएगा ओगली, ओजली, UGLY। ठीक है, अगली। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ए वाला सही हो गया। नेक्स्ट है गिव ऑन वर्ड्स सब्सटीट्यूट ऑफ सेंसिटिव द, हाँ ये आपका देखना, एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर फूड। ठीक है, तो इसमें पार्टिकुलर, तो इससे क्या हो जाता है, इससे होती एलर्जी। ठीक है, क्या हो जाती, फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं, एलर्जी हो गया। ठीक है, सी हो गया आंसर, 53 का सी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, 54 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और उनके 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसमें तार्किक क्या कर रहा है, उसने कहा कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। ठीक है, तो कोई दरवाजा क्या नहीं है, कुत्ता नहीं है, और सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, इसको आप लगाओगे, वेरी सिंपल बन जाएगा आंसर, इसका सी आपका कौन सा आएगा, डी वाला, अर्थात तीसरा ओनली सही होगा, तो इसमें डी आंसर होगा, डी। ठीक है, डी वाला आंसर सही होगा, एक बन रहा है 54 का डी। 55 कहता है, ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें अगर लिखा है SCHEME को अगर TDIFNF कहते हैं, तो उसी कूट भाषा में WONDER को क्या कहेंगे। जब आप लॉजिक लगाओगे तो इसका बन के क्या आएगा, इसको बन के आएगा XPOEF और S, ए वाला आंसर सही होगा, 55 का ए। ठीक है, ध्यान रखना ए वाला सही है। नेक्स्ट 56, सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है। तो ये किसने की है, तो ध्यान रखना इसमें रूस ने की है, किसने की है, रूस ने की है, ध्यान रखना ए वाला आंसर सही है, रूस। करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 57, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा, तो शीर्ष पर रहा उड़ीसा, आंसर ए सही है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में उड़ीसा रहा नंबर 1 पर। नेक्स्ट है 58, निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्राफिक्स से संबंधित है। इसमें है इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम और USA। ये आपका है, ये नहीं आएगा, इसमें आएगा इंडिया आएगी, भारत, इजराइल आएगा,
यूएई आएगा और यूएसए आएगा। ठीक है, तो सी वाला सही होगा, आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय तकनीकी एसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। किस एजेंसी के साथ की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी है, तो इसके साथ की है ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ। ठीक है, सी वाला सही है, 59 का सी। नेक्स्ट है 60। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए? तो यूरेनियम जो है खनन भंडार, वैसे आपको पता है अगर जिलों में उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो यूरेनियम कहाँ, ललितपुर में है, लेकिन राज्यों में राजस्थान। ए वाला आपका सही है आंसर, ए 60 का। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए सेहत परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो सेहत परीक्षण प्रयोगशाला आपको पता है नागालैंड में की गई है प्रारंभ, वहीं पर गाड़ी भी चलाएंगे जो ट्रेन को लाने, मतलब जो है शहद को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, ए आंसर सही है 61 का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार लोक प्रशासन में दिया जाता है, आंसर ए सही है 62 का। नेक्स्ट है 63। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ? तो दोस्तों सबको पता है उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है 72। हाँ, अगला क्वेश्चन है 72वां। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो आपको पता है महात्मा गांधी की 4 पुस्तकें, उनमें से एक पुस्तक है हिंद स्वराज। तो आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी, ये आपका आंसर होगा ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। हरित लेखांकन या ग्रीन आउटिंग का अर्थ है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के इनमें से कोई नहीं, देश के कुल वन क्षेत्र और देश के वन क्षेत्र का विनाश। तो प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि, ये आपका ए वाला सही है, 73 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से कहाँ पर मनाया जाता है? तो संगाई महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, अभी हाल ही में मनाया गया था जब आपको बताया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। ध्यान रखना, डी वाला आंसर सही है, बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ से 76 से 80 तक एक हिंदी का पैरा दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ये पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे वो ही राजनीति में आते थे, इसी अनुसार इसको आप पढ़ लेना पूरा पैरा। ठीक है, पूरा पैरा पढ़ोगे, ये आपका पूरा पैरा अच्छे से पढ़ लेना, इसका आंसर मिला लीजिए। 76 कहता है निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही सतर्क उत्तर दीजिए। आज़ादी से पूर्व के नेता की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। आज़ादी से पूर्व के नेता अनपढ़ और निर्धन, ये भी नहीं होगा। आज़ादी के पूर्व के नेता सुभाष चंद्र बोस से अपना आज़ादी के पूर्व के नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण राजनीति में आते थे, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 76 का ए वाला सही है, आज़ादी के पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे, ए वाला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। ये नेता एन कैन प्रकारण साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्क उत्तर दीजिए। महंगे इलाज के लिए विदेश जाना, राष्ट्र की निश्चल सेवा, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना, देश की उन्नति। ठीक है, तो कहाँ है सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है? तो महंगे इलाज के लिए विदेश जाना, राष्ट्र की निश्चल सेवा, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना, गंतव्य तक नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक, मतलब जो है जनता से वोट ले लेते हैं, आंसर बी वाला सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। अनुच्छेद के आधार पर बताए गए आजकल के अधिकांश नेतागत वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? ठीक है, गरीब जनता को कपड़े और पैसे बांटते हैं, गुड़ों और भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर तिगड़म करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दल बदलते रहते हैं, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं। आंसर ये क्या है? ए वाला है। ठीक है, ए वाला है, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने की वादा करते रहते हैं। नेक्स्ट, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकार के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्क दीजिए। शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को
बिगाड़ देते हैं। शिक्षित हो जाने पर लोग रोजगार की मांग करते हैं। लोगों के शिक्षित हो जाने पर लोग वोट के लिए किए गए झूठे वादों को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। लोगों के शिक्षित हो जाने पर नेताओं के पास कुछ भी करने योग्य नहीं बचेगा। इसमें आंसर ए होगा। 79 का आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 79 के बाद फिर से देखिए यहाँ पर 80 है। नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्क बताइए। नई पार्टी के विचारों से नेताओं के विचारों का मेल खाता है। स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। नेताओं के सिद्धांत से पिछली पार्टी के सिद्धांतों को मेल नहीं खाता। देश की समस्याओं का हल खोजने के लिए नए नए प्रयास करना। ये देखिए क्या करते हैं, स्वस्थ से सिद्ध के लिए पुरानी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी को अपनाते। आंसर बी होगा। 80 का आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 80 से लेके 85 तक फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है, जिसमें बताया गया है हम जैसे विचार करते हैं उसी प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। पूरा ये पढ़ना पैरा और इसके बाद में इसके उत्तर देना है। ठीक है, जब पैरा पढ़ लोगे तो क्वेश्चन नंबर 80 बना होगा। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नकारात्मक सोच वाले विचारों का चिंतन करना चाहिए। निरोगता, समृद्धि और सफलता के विचारों से दूर रहना चाहिए। ईश्वर का लगातार ध्यान और चिंतन करना चाहिए। हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूर्ण रहना चाहिए। आंसर डी वाला बनेगा। हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूर्ण रहना चाहिए। डी आंसर सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर, सुबह उठकर चींटियों को आटा और चीनी खिलाने से, ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्री दिखाकर, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर, लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। आंसर डी सही है। 82 का आंसर डी। 83 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो रचनात्मक क्या क्या है? आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता और संतुष्टि, आत्मविश्वास। ये सभी क्या हैं? रचनात्मक कार्य हैं। अर्थात इसमें ए वाला आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं तो हमारा जीवन कैसा? आशा से निराशा में बदल, निराशा के अंधकार से भर जाता है। डी वाला आंसर सही है। 84 का डी। 84 का डी सही है। 84 का आंसर कौन सा होगा? डी आपका सही आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको फिर से एक है, यहाँ देखो ये क्वेश्चन रह गया 85। हम कार्य सिद्ध और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रेत होते हैं। ठीक है, जब हम क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभावों को आश्रय देते। आंसर ए वाला सही होगा 85 का। नेक्स्ट है 86 से लेके 90 तक। देखिए यहाँ पर तालिका दी गई, उस तालिका से प्रश्नों को हल करना है। देखना है इसमें सबके जो दिए गए छात्र हैं इनके विषय में कैसे कैसे नंबर आए, उसी अनुसार इसको दिया गया है, तो इनको आपको करना है। जैसे अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितना है? ठीक है, तो इसमें आपका अंग्रेजी में जो है औसत अंक पूछा गया है। ठीक है, तालिका से तो औसत अंक कितना है लगभग ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन है, तो इसमें आपका है 89। क्या आएगा? आंसर आएगा 89, अर्थात डी वाला सही होगा 89। ठीक है, डी वाला आपका सही है। 86 में आंसर है 89। 87 कहता है निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो कुल प्रतिशत न्यूनतम किस में है? तो ये आपका गणित में सबसे कम होता है। ए वाला आंसर सही होगा 87 का ए। नेक्स्ट है 88। ब्रजेश का कुल प्रतिशत कितना है? तो ब्रजेश का जो है प्रतिशत पूछा गया है, कितना दिया गया है? तो 78 है ब्रजेश का कुल प्रतिशत। डी वाला आंसर सही है, करेक्ट है डी। नेक्स्ट है सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो छात्रों की संख्या जो है सभी में कितनी पूछी, कितनी बताई गई है? सभी में 2 संख्या है। ठीक है, आंसर डी होगा 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? सभी 6 विषयों में जो है एहान द्वारा कुल प्राप्त अंक जो बनेगा 442। ठीक है, 442 442। ठीक है, तो ध्यान रखना बी आंसर सही है 90 का।
अब आते हैं 91 से 95 तक फिर से क्या है, टेबल दी गई है, उसमें डाटा दिया गया 6 साल का लगभग 16 से 21 तक का, और इसमें आपके 5 ABCDEF 5 कैंडिडेट दिखाए गए हैं, 5 प्रकार के क्या है कार के प्रकार दिए गए हैं 5। ठीक है, इसमें 91वां क्वेश्चन आता है, पिछले वर्षों में किस वर्ष की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है। तो कितनी है जो वृद्धि दर्ज किसकी हुई है, तो ध्यान रखना है 91 का जो आपका आंसर आएगा कि 91 में कितना वृद्धि दी गई है, तो लगभग किस में है, हाँ ये पूछा गया किस वर्ष में जो है ताल का है, तो किस वर्ष की कंपनी में पूछा गया, तो इसमें आएगा आपका नन ऑफ दिस, अर्थात इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसमें है ही नहीं है, इसमें से कोई नहीं, बी वाला आंसर करेक्ट है। ठीक, बी वाला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, 16 से 21 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है। तो किस प्रकार की कार की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसमें आपका आंसर आएगा 16 से 21 वाले, ए आपका ए वाला इसमें ज़्यादा है, सर्वाधिक ए में, आंसर बी होगा। ठीक है, इसमें आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है 93, 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि कितने प्रतिशत थी। तो अनुपातिक वृद्धि जो पूछी गई कितनी थी, तो अनुपातिक वृद्धि निकल के आएगी 10.87%। ठीक है, 10.87%, ये आपका ए वाला सही है, 93 का ए। नेक्स्ट है 94, बस 2016 से कार ई का उत्पादन 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था। तो लगभग कितने प्रतिशत था ये पूछा गया है, तो ये आपका 53.5%, आंसर बी वाला इज करेक्ट, बी आंसर करेक्ट। ठीक है, 94 में बी। नेक्स्ट 95, वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि है, तो ये वृद्धि निकल के आएगी 4.35%। ठीक है, 4.35% ये रही है आपकी वृद्धि। ठीक, तो 95 का डी वाला आंसर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पाई चार्ट से भी एक क्वेश्चन आया है, पिछली साल नहीं आया था लेकिन इस बार हर वाह में एक पाई चार्ट रखा गया है, इससे भी 5 क्वेश्चन है 96 से। ये पाई चार्ट देखना है आपको, और बस इससे आपको याद रखना है कि वर्ग परसेंटेज बराबर होता है 3.6 जो है डिग्री, वही आप लगाते जाइए और ये कॉन्सेप्ट से निकाल लेना है, बड़ा ईजी हो जाएगा। इसमें आपका 96 है, 96 में कहता है पुस्तक का मूल लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया, यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लंबाई। देखो इसमें प्रॉफिट भी, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज सब ऐड है, ध्यान रखना। कुछ लोग उतने ही टारगेट कर लेते हैं कि मतलब सिलेबस इसमें पूछा कहीं जाता है मिश्रण करके। ठीक है, तो इसमें 96 जो है इसका आंसर क्या आएगा, पाई चार्ट में जो पूछा गया पुस्तक का मूल्य है 20% बढ़ा है, तो इसमें जो बनेगा आपका आंसर आएगा 40 रुपये। कितना आएगा, 40 रुपये, डी वाला आंसर सही है 96 का डी, 40 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट 97, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत राशि इतनी है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए 25% का लाभ अर्जित कर सके। ठीक है, तो 25% का अगर लाभ कमाना है तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, तो इसमें आपका जब निकालोगे तो इसमें निकल के आएगा 387.02। ठीक है, कितने निकल के आएगा 387.02, अर्थात आंसर बनेगा सी वाला 387.02, सी आंसर 97 में सी। 98 में आए पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है, तो रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है 98। ठीक है, तो 98 में जो आप देखोगे क्वेश्चन में 98 में कितने प्रतिशत कम है, तो 20%। ठीक है, रखना बी वाला सही है, 98 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाश को इतने मुद्रण मतलब 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी। तो रॉयल्टी की रकम निकालनी इसमें, तो इसमें आएगा 16,480, रॉयल्टी की नकल जो आएगी 16,480। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड या सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है। ठीक है, तो केंद्रीय कोण निकालना है इसमें, तो इसमें जो आपका रहेगा इसके अनुसार, तो इसमें आपका 100 का आंसर बनेगा आपका कितना 8 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना इसमें आंसर सी वाला सही होगा 80 डिग्री। ठीक है, 18 डिग्री आंसर आएगा आपका।
ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आप सभी का अच्छा स्कोर रहा होगा इसमें, इस बार पैट में। और देखना है आप सबको मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, नेक्स्ट आपको आप अपना टारगेट बनाएं, जो भी परीक्षाएं देना हो उसके लिए आप लोग फिर से लग जाइए, और जब तक तोड़ोगे नहीं, जब तक छोड़ोगे नहीं, यही प्रक्रिया आप जारी रखें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।